हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। और रीजनिंग में हम अभी कर रहे हैं पजल्स। आज मैं आपको एक पजल्स करवाने वाला हूँ ईयर बेस्ड, मतलब जो साल दिए होते हैं, साल पर आधारित पजल्स। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल, देखो इसमें आसान क्वेश्चन होता है, कई बार ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, राइट। यहाँ पर आपको 6 से 8 साल दिए रहेंगे। ये कई बार, बहुत रेयरली 10 भी साल दे देता है, या आपको 7 8 9 ऐसा दे देता है। तो मान लो ये साल दिए रहेंगे, उनको बोलेगा कि आपको 2024, 2025 या 2026, जनरली जो प्रेजेंट का ईयर होता है, जैसे करंट का भी ईयर 2025 है, तो जनरली करंट के ईयर के बेसिस पर बोलता है कि आज यानी 2025 के ईयर के बेसिस पर आपको उनको देखना है कि वो कितने साल के हैं। हाँ, इस केस में एक चीज और दी रहती है कि जो भी जन्म लिए होंगे, जैसे 8 बंदे 8 साल में जन्म ले रहे हैं, तो उनका जो डेट है एंड मंथ है, ये सेम होगा। मान लो कि एक 2004 में जन्म ले रहा है, एक 1995 में जन्म ले रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझो। तो ये 2004 में जिस डेट को जन्म लिया होगा, जिस मंथ को, सेम डेट एंड मंथ इस वाले की भी बंदे की होगी। और मान लो कि आज के कंपेयर में बोलता है कि 2025 के कंपेयर में इनकी एज जो भी है वो आपको देखनी है। तो 2025 में क्या करोगे भाई, इसको डायरेक्ट माइनस करो, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, बस आपका आंसर होगा। मतलब 2025 में तो आप ऐसा 2025 में 1995 माइनस करोगे तो भाई 30 आएगा। ये तो आप ऐसा कर दो, ये 2025 में से पहले 2000 जाओगे तो 25 साल ये हो गया, और 2000 से 1995 जाओगे 5 साल और, तो 5 साल और, तो 25 प्लस 5 मतलब 30 साल हो जाएगा। ठीक है, तो जिस साल के कंपेयर में बोला उससे डायरेक्ट आप माइनस करो, राइट। या ये भी नहीं समझ आता तो भाई 1995 से 5 साल जाओगे तो 2000 में पहुंचोगे, तो 5 साल ये हो गया और 25 साल ये, 30 साल, इस तरीके से। अब यहाँ जाओगे 2004 में, तो 2025 माइनस 2004 डायरेक्ट 21 साल लिखो। समझ आया, इस तरीके से आप लिखोगे। फिर उसमें और इन्फॉर्मेशन देता है भाई कि एक लीप ईयर में जन्म हो, किसी का लीप ईयर में जन्म होना चाहिए। तो अगर इन दोनों की बात करूं तो लीप ईयर में ये जन्म लिया तो आप इसको कंसिडर करोगे, राइट। या फिर और इन्फॉर्मेशन देता है कि इनके इनके बीच डेट या उम्र का जो अंतर है इतना होना चाहिए, उम्र का जोड़ इतना होना चाहिए, उम्र का मल्टीप्लाई, या कुछ ऐसे कि उम्र जितने साल की है वो प्राइम नंबर है। ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, उसी के बेसिस पर आप इस टाइप के क्वेश्चन को टेकल करते हो, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, राइट। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब चलते हैं डायरेक्ट, हम क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, क्वेश्चन दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। 7 व्यक्ति PQRSTUV का जन्म अलग अलग वर्षों में 1990, 80, 84, 1990, 1994, 1999, 2003 एंड 2007 में हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। यही चीजें हर क्वेश्चन में देता है, बिकॉज अगर उसी क्रम में दे देगा तो फिर भाई बताने की या उसके पूछने की जरूरत क्या है। वो तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि पी पहले 1990 में जन्म हुआ, क्यू मतलब पी का 1980 में, क्यू का 84 में, फिर आर का 90, एस का 94। अगर ऐसा दे देगा तो फिर पूछेगा क्या, इसलिए वो रेंडम देता है ये चीजें। समझ आया। इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया है, हिंदी में भी, आप जो सुटेबल लगे आप उसके अनुसार सॉल्व कर लो। देखो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। 7 पर्सन PQRSTU, ये कुछ नहीं है, ये भी है, आर born in different year, 1990, 80, 84, 90, 94, 99, 2003, 2007, but not necessarily in the same order, इसी ऑर्डर में नहीं है। हम एज लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन, बिकॉज रीजनिंग में जरूरी नहीं कि एक ही बार में आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जब पजल्स खास रूप से दिए होते हैं। अगर आप एक ही बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे दैट मीन्स आप पढ़ के टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई अगर एक बार में पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो तो क्या आपको वो सॉल्व करते टाइम पूरी इन्फॉर्मेशन याद रहेगी? नहीं रहेगी। तो जितनी चीजें आप पढ़ रहे हो पहले उसको अकॉर्डिंगली आप लिखते जाओ। जैसे यहाँ पर दिया पहले साल, तो मैं साल को लिख लेता हूँ। 80 से दिया है, देखो 1980 हो गया, मैं 84 लिख रहा हूँ लास्ट के 2 डिजिट। फिर ये 1990 दे दिया है, 1990, 94, 99, ये 94 हो गया, ये 1999 हो गया, उसके बाद 2003 हो गया एंड 2007 हो गया। बताओ भाई, क्या इतनी बात क्लियर है?
यहाँ पर बोल रहा है कंसिडर दियर एज विथ रिस्पेक्ट टू ईयर 2024। अब अगर 2024 के रिस्पेक्ट में इनकी एज काउंट करनी है तो 2024 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा भाई, आपका आ जाएगा 24 माइनस 7 कितना होगा आपका 17 साल। ठीक है, इसी तरीके से आप पूरा करोगे। 2024 में से 2003 माइनस करोगे तो ये आपका 21 साल आएगा। 99 माइनस करोगे तो भाई ये आपका 25 साल आएगा। ठीक है, 24 साल ये एक साल पहले। 2024 में से 94 साल जब माइनस करोगे 1994 तो आपका ये 30 साल आ जाएगा। क्लियर हुआ। ये वाला 4 साल और जोड़ दो तो 34 साल आ जाएगा। 2024 में से 84 माइनस करोगे 1984 माइनस करोगे तो 16 और 24 ये 40 साल हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर 1980 तो 20 और 24 ये 44 साल हो जाएगा, बन जाएगा। इतनी चीजें तो क्लियर हो गई। अब यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होने वाला है। अब आगे देखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ये देखो, ये एक बना दिया हमने, ये दूसरा बना दिया, ये तीसरी लाइन बना दी, ये चौथी लाइन आ गई, ये पांचवी लाइन, छठवीं, सातवीं। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइन खींचने से देखो, आपको लगता है तो लाइन खींचो, नहीं लगता तो मत खींचो, बिकॉज आप गलतियां ना करो एट द एंड। फाइनल आपको गलती नहीं करनी किसी टाइप की। अब हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं और लिखते हैं अकॉर्डिंगली। क्यू वाज बोर्न इन द लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब समझते हो। सबसे पहले तो आपको लीप ईयर का मतलब समझ में आना चाहिए, बिकॉज मैं रीजनिंग में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च करो लीप ईयर बाय एग्जाम ट्रिक्स या महेश सोनी, आपको मिल जाएगा। लीप ईयर का मतलब ये होता है कि भाई कोई सा भी साल लिखा है तो उसकी आखिरी के 2 डिजिट चेक कर लो वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। परंतु इसमें एक कंडीशन और है, वो सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि मैं 2400 लिख रहा हूँ, अगर ये 2400 में अगर ये सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर मतलब जिसके लास्ट में डबल जीरो हो वो सेंचुरी ईयर। अगर सेंचुरी ईयर है तो उसकी पहले लास्ट की 2 जीरो हटा दो, उसके बाद 4 से चेक करो। और अगर सेंचुरी ईयर के अलावा कोई साल है, जैसे कि मान लो कि 1999 है, तो सेंचुरी ईयर नहीं है तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट चेक करो, लास्ट की 2 डिजिट चेक करो, और वो अगर 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर होगा, और अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो लीप ईयर नहीं होगा। ये जैसे कि 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं होगा। समझ आया। तो लीप ईयर ये देखो, ये वाला लीप ईयर है बिकॉज 80 4 से डिविजिबल है, 84 भी 4 से डिविजिबल है तो ये भी लीप ईयर होगा। बाकी ये 90 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो केवल 2 ही साल ऐसे मिले जो 4 से डिविजिबल हैं। दैट मीन्स यही 2 साल हैं जहां पर क्यू वॉज बॉर्न इन द लीप ईयर, मतलब क्यू जन्म ले सकता है। समझ आया। अब बताओ, क्यू यहाँ पर भी ले सकता है, एक ये कंडीशन हो गई। फिर दूसरी कंडीशन ये हो गई भाई कि क्यू अगर मान लो कि 84 में लिया तो एक ये कंडीशन हो गई। समझ पड़ा कि नहीं पड़ा। एक तो 84 में मतलब 80 में जन्म ले सकता है तब भी लीप ईयर है, क्यों 84 में लिया तब भी लीप ईयर है, मतलब 2 कंडीशन है हमारे पास, तो 2 केस बनेंगे। आगे पढ़ते हैं और क्या क्या बोला है। ओनली 3 पर्सन आर बॉर्न बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में 3 आदमी जन्म लेते हैं। तो क्यू तो यहाँ हो गया, अब पी कहाँ हो सकता है भाई, तो 1 2 3 उनके बीच में गैप दे दो और ये पी आ जाएगा। सिमिलर वे में 1 2 3 यहाँ गैप दोगे तो पी यहाँ जाएगा, बिकॉज लेफ्ट साइड में तो कोई 3 लोगों की जगह है नहीं। समझ आया। ओनली 3 पर्सन आर बॉर्न बिटवीन क्यू एंड पी। आगे, ओनली 1 पर्सन इज बॉर्न बिटवीन पी एंड टी। पी और टी के बीच में केवल एक आदमी जन्म लेता है। अब इधर बताओ, यहाँ पर पी और टी के बीच में तो आप क्लियरली कह सकते हो कि भाई टी इधर नहीं जन्म लेगा, पी और टी तो टी इधर आएगा। पर पहले वाले केस में क्या करोगे, टी इधर भी हो सकता है, टी इधर भी हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले वाले केस को एक और लिख लेता हूँ। ये क्यू हो गया और ये वाला पी हो गया। अब अगर टी इधर जन्म लिया इस केस में तो ये अलग हो गया, और टी इधर जन्म लिया एक पहले तो इधर ये अलग केस हो गया। बिकॉज हमें बोला कि ओनली 1 पर्सन इज बॉर्न बिटवीन पी एंड टी। पी और टी के बीच में एक आदमी का जन्म होता है। समझ आया। आगे, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टी एंड एस इज 4 ईयर। टी और एस की एज का डिफरेंस 4 साल दिया है। तो ये रहा टी और एस। अब टी है ये 17 साल का, तो टी और एस के जो उम्र का अंतर है वो 4 साल है। तो टी 17 साल का है तो भाई अब इससे कम तो है नहीं, तो एस यहाँ होगा 17 4 21, देखो तो एस यहाँ हो गया। इस वाले केस में देखोगे तो अगर टी यहाँ 30 साल का है तो 30 में 4 का अगर अंतर देखोगे तो या तो 26 होना चाहिए, तो 26 तो इधर है नहीं, 25 है, और या तो 34 होना चाहिए, तो 34 ये है, तो टी के बाद ये एस हो जाएगा।
इस वाले में देखोगे तो भाई अगर ये 34 साल का है, 4 साल का अंतर है, तो यह तो 30 होना चाहिए या 38 होना चाहिए। 38 तो इधर है नहीं, तो 30 है, तो ये हो जाएगा एस। समझ आया? आगे पढ़ते हैं। एस इज एल्डर देन पी। एल्डर का मतलब कि एस जो है पी से बड़ा है, ये होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एस जो है पी से बड़ा है क्या भाई? एस जो है 21 साल का है, पी 25 साल का है, तो ये वाला केस तो हट गया भाई, एस छोटा हो गया। देखो ना, एस छोटा हो गया और वो बोला कि एस इज एल्डर। एल्डर का मतलब बड़ा होता है, उम्र दराज, ठीक है। इस पे देखो तो एस जो है पी के बाद है, तो यस हो सकता है, और एस जो है पी के बाद है मतलब बड़ा है इसमें, तो ये भी हो सकता है। अभी तो केस बचे हैं, बट अभी के लिए फिलहाल एक केस हट गया हमारा, राइट। आगे, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन क्यू एंड एस इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन क्यू पी एंड वी। मतलब क्यू और एस के बीच में अगर एक्स पर्सन जन्म ले रहे हैं, तो वही सेम चीज पी और भी के बीच में भी एक्स लोग जन्म लेने चाहिए। क्लियर हुआ? अब इन दोनों केस को हम देखते हैं। देखो, क्यू एंड एस के बीच में, तो क्यू और एस के बीच में एक आदमी जन्म लिया है, ठीक है। तो P और V के बीच में भी एक, तो भाई P यहाँ है, तो या तो V मतलब Q और S के बीच में जीरो है, मतलब एक भी आदमी जन्म नहीं लिया, मतलब ये दोनों कंसेक्यूटिव है। तो P और V इधर भी हो सकता है और V इधर भी हो सकता है। अब यहाँ दो केस बन गए, आगे चेक करेंगे, होल्ड पर रखते हैं अभी। इस केस को देखो तो Q और S के बीच में देखो दो आदमी जन्म ले रहे हैं, तो सेम चीज P और V के बीच में भी दो आदमी होने चाहिए। तो P यहाँ है, अगर V को इधर रखते हो तो इधर जगह नहीं है दो लोगों को बीच में रखने के लिए, तो एक दो, तो V को आप यहाँ रख दो। देखो P और V के बीच में दो लोग हैं, Q और S के बीच में भी दो लोग हैं। समझ पड़ा? आगे, U इज एल्डर देन R। मतलब U जो है बोल रहा है कि एल्डर का मतलब बड़ा है R से, बट नॉट द एल्डेस्ट, मतलब सबसे बड़ा नहीं है, मतलब ये फर्स्ट नहीं हो सकता। समझ आया? अब इस केस में दोनों में देखो भाई, इसमें दो ही जगह बची है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, u इज एल्डर देन r, तो मतलब आप u को पहले रख दो और r को बाद में रख दो। देखो u 21 साल का हो गया, r 17 साल का हो गया, मतलब u r से बड़ा है, ठीक है। अगर इस वाले केस में रखते हो तो आपके पास कंडीशन देखो, अगर या तो v यहाँ दोगे तो r यहाँ हो जाएगा, v अगर यहाँ देते हो तो r यहाँ होगा। समझ आया? बिकॉज u को बड़ा रखना है तो u तो यहाँ फिक्स हो गया, u को रखना है यहाँ तो u तो फिक्स हो गया, बिकॉज u इन सब में बड़ा है। एक दो तीन कंडीशन हमारी बाकी तो फुलफिल है, बाकी जगह तो भरी हुई, उनसे तो हमें छेड़खानी नहीं करनी। अगर भी को यहाँ देते हो तो आर को यहाँ दोगे, बिकॉज आर को छोटा रखना है यू से, तो यू को आप यहाँ दे दिए। अगर भी को यहाँ देते हो तो आर को यहाँ रखोगे, तब भी यू को यही रखना है। और ये बोला है कि यू बट नॉट द एल्डेस्ट पर्सन, यू के लिए बोला है। यू एल्डर देन आर तो है, बट एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा नहीं है। यहाँ पर देखो ये सबसे बड़ा हो गया, तो ये भी हमारा केस हट गया, मतलब ये जो केस था चला गया। क्लियर हुआ? अब हमारा एक केस बचा और वो फुल एंड फाइनल है, जबकि बिकॉज सातों के सातों बंदे बैठ चुके हैं, अपने अपने साल में आ चुके हैं। समझ आया? अब इनके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन जो भी पूछते बढ़िया आसानी से आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन करते हैं, इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर इज टी बोर्न। टी कौन से साल में जन्म लिया हुआ है, ये टी का कौन से साल में जन्म हुआ है, तो देख लो टी का कौन से साल में। भाई टी यहाँ है 1990 में जन्म लिया है, 34 साल का है, 1990 में, तो 1990 ये ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ आया? दूसरा, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप विच डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। मतलब चार पांच में से चार निश्चित रूप से एक जैसे हैं और इस प्रकार के समूह बनाते हैं, एक कौन सा समूह नहीं बनाता है। देखो क्यू बी टी एस आर देखते हैं भाई। क्यू ये वाला देखो ध्यान से देखना, मैं बनाता हूँ कुछ निशानी। क्यू, ये रहा क्यू, और अच्छा ये वाला तो केस ही चला गया ना। क्यू ये रहा, बी ये रहा, क्यू बी, और कौन सा है, क्यू बी टी एस आर, तो ये टी एस और आर यहाँ है। अब इनमें कुछ सिमिलरिटीज देखो क्या हो सकती है, इनको कौन से रूप में देख सकते हो। देखो पहली बात ये देखोगे कि अगर आपको दिख रहा है क्यू बी टी एस, ये चार एक साथ हैं, ये कोई तरीका नहीं हुआ कि एक साथ हैं, इसलिए एक ग्रुप को समूह को बना रहे हैं। देखो समूह ये हो सकता है, अब आप ढूंढो, एक तो इनका साल देख लो कि ये 1980 ये लीप ईयर है, ठीक है, दो के तो लीप ईयर हो गए, पर ये लीप ईयर नहीं है, राइट, ये वाला दो लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है। एक तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये साल ईयर इनका आप देख सकते हो, फिर दूसरा आप यहाँ से देख सकते हो,
ये वाला ईयर, ये नंबर ऑफ ईयर कितने साल के हैं, हाउ मेनी ईयर्स की बात हो रही है। ये ईयर की बात हो रही, ये हाउ मेनी ईयर्स की बात हो रही। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 44 है, 44 जो है इवन नंबर है, भी 40 ये भी इवन नंबर है, टी जो है ये 34 है, ये भी इवन नंबर है, एस जो है ये भी इवन नंबर 30 साल है। परंतु आर का जब देखोगे तो आर ये ऑड नंबर है। पहली बात ऑड नंबर है, दूसरी बात ये कि ये प्राइम नंबर है, बाकी प्राइम नंबर नहीं है। तो ऑड नंबर है, बाकी 4 के 4 इवन नंबर है, तो आपका आर आंसर हो जाएगा। समझ आया? तो ये आप टिक करोगे यहाँ पर आर, ऑप्शन ई। समझ आया? तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर बोर्न बिटवीन पी एंड भी, पी और भी के बीच में कितने लोग जन्म लेते हैं। चेक करते हैं। ये रहा आपका पी और ये रहा आपका भी, कितने लोग हैं, 2 ही लोग हैं यहाँ पर, बताओ। तो 2 लोग टी और एस हो जाएगा, मतलब 2 लोग, नंबर ऑफ पर्सन पूछा है, तो ये 2 आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है भाई, बन जाएगा, बताओ। आगे 2 और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ क्यू आर टी, क्यू आर टी की एज का सम कितना है, देखते हैं। भाई क्यू कितने साल का है, क्यू ये रहा आपका 44 साल का है, यहाँ लिखो 44 साल। आर कितने साल का है, आर यहाँ देखो 17 साल का है, तो यहाँ 17 लिखो। और टी कितने साल का है, तो टी आपका 34 साल का है। क्यू आर टी की ही पूछा है ना, क्यू आर टी, ओके। अब इनको जोड़ दो। भाई जोड़ोगे तो देखो, 4 4 4 8 7 15 कैरी 1 और 4 4 8 1 9। समझ आया? तो आपका 95 साल आ गया है, 95 ईयर आपका आंसर हो जाएगा, 95 ऑप्शन डी, दिल्ली। क्लियर हुआ? आगे, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। क्यू जो है 1980 में जन्म लिया है, आई थिंक यही सही था। क्यू जो है 1980 में, क्यू देखो लास्ट में 1980, तो ये वाला तो करेक्ट है, पहला वाला तो करेक्ट है। यू जो है 21 साल का है, ये चेक कर लो। अब एक करेक्ट आ गया, उनमें से ज़्यादा तो है नहीं। यू जो है 21 साल का है, ये भी सही हो गया, ठीक है। यू जो है 21 साल का, हाँ ये भी सही है। यू 21 साल का, ये भी करेक्ट है। आल ऑफ द अबव, इसलिए अब हमें चेक करना पड़ेगा, बिकॉज 2 सही है तो आप समझ लो कि आंसर यही होगा, फिर ये भी सही होने चाहिए। एस जो है 30 साल का है, एस ये रहा, एस जो है 30 साल का, देखो 30 साल का है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। अब बी को चेक करो, बी 1984 में जन्म लिया क्या, तो चेक करते हैं। ये क्यू ये भी रहा, तो भी 1984 में जन्म लिया, मतलब ये भी करेक्ट है। तो आपका ये भी आंसर करेक्ट हो गया, दैट मीन्स कि सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन ई होगा करेक्ट। ठीक है भाई, इस तरीके से आप समझो कि सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक तरीके से मैं दे रहा हूँ आपको। रीजनिंग में ये सारी चीज़ें एग्जाम ट्रिक्स पर मिल रही हैं, एग्जाम ट्रिक्स पर मैं पूरी चीज़ें, पजल्स जो है आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अब एक एक करके मैं पजल्स को, एक एक पजल्स उठा रहा हूँ, 2 2 पजल्स उठा रहा हूँ, मैं आपको फ्रिक्वेंटली करवा रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अब उनकी प्रैक्टिस करो, आप तरीका सीखो। देखो प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हो, बट जो वो सिली मिस्टेक वाले पॉइंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, आप गलतियाँ वहाँ पर करते हो। उन पॉइंट्स को अगर आप समझ नहीं पाते तो गलतियाँ वहीं से होती हैं, और आप जानते हो कि अगर पजल्स में एक पॉइंट पर गलती हुई तो पूरा का पूरा सेट बिगड़ जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिल रही हैं और मिलेंगी। इसी तरीके से आपको क्यूए भी अवेलेबल है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डीआई भी अवेलेबल है रीजनिंग के साथ साथ। तो आप चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियो को, समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में बताओ क्या, कैसे आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, कौन सा एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ये सारी चीज़ें बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।